अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन में हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान ने गज़ा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत को कबूल कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत गज़ा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का भी इयादा किया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुछ दीगर ममालिक ने भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की सदर ट्रंप की दावत को कबूल कर लिया है, जबकि दावत कबूल करने वालों में इसराइल भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का मकसद दुनिया के मुख्तलिफ तनाज़ात का हल बताया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तफसीलन इसी को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। ट्रंप की जानिब से ईरानी हुकूमत को धमकी दी गई है, ईरान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है। इसके साथ साथ जो ग्रीन लाइन के मामले पर अमरीका के बयानात हैं उस पर भी अपने पैनल की राय जानेंगे, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन सानिहा गुल प्लाजा कराची को डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस की, जिसकी दावत को पाकिस्तान ने कबूल किया है। डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियोज़ में नज़ीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उसके साथ साथ शौकत पराचा साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ पीस की, जिसकी जो दावत दी गई थी ट्रंप की जानिब से, पाकिस्तान ने इसे कबूल कर लिया। सर, अगर हम देखें तो पाकिस्तान उन 8 इस्लामिक ममालिक में शामिल था जिन्होंने ट्रंप को गज़ा में जंगबंदी पर आमादा किया था। उसके बाद पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस की दावत मिलना, पाकिस्तान की जानिब से इसको कबूल कर लेना, इसको आप कैसे रीड करते हैं? इसको क्या हम पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी कह सकते हैं? जी हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक तो जब इन्विटेशन आपको मिली सो दैट वाज एक पॉजिटिव साइन था, और फिर इसके बाद ये है कि दैट वाज ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री, आप कह लें, दैट वाज ए डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू था, या फिर डिप्लोमेटिक वेट जो पाकिस्तान कैरी करता है, दुनिया अब उसको एक्नॉलेज करती है। फिर पाकिस्तान की रेलेवेंस का मानना था, और अब जब हमने इसको एक्नॉलेज किया है कि हम इसमें शामिल होंगे, तो उससे देखें कि पाकिस्तान के जो एक कंसिस्टेंट और फर्म एक पाकिस्तान का स्टांस रहा है जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, और जिस पे हमारा उसमें कोई तब्दीली नहीं। हम कहते हैं कि एक सोवरन, इंडिपेंडेंट और कंटिगुअस फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, जो 1967 के बॉर्डर से पहली पोजीशन थी, और अल-कुद्स अल-शरीफ जो उसका कैपिटल हो। सो पाकिस्तान का इस स्टांस में कोई तब्दीली नहीं, और दुनिया मानती है। ये हमारे पिछले 78 साल से है। सो अमेरिका को भी पता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता है। सो एक तो वो है। दूसरा देखें कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक में नहीं है, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। दैट्स वाई कि दुनिया हमें अभी, एक तो हम मिडिल पावर बन चुके हैं। फिर आपको याद हो, फाइनेंशियल टाइम ने जब एक आर्टिकल छापा था तो उन्होंने लिखा कि जो फिल्म माशर आसिम मुनीर की पर्सनालिटी है, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा इसे मल्टी अलाइनर कहा था, और उसका मतलब ये था कि मेंटेनिंग रिलेशंस विद ऑल 3 बिग पावर्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारे ताल्लुकात आप चाइना के साथ देखें, अमेरिका के साथ देख लें, रशिया के साथ देख लें, सबके साथ है। हम किसी ग्रुप में उसमें भी शामिल नहीं है। सो हम एक्ट कर सकते हैं एज ए ब्रिज इन तमाम ममालिक के साथ, और फिर जो मुस्लिम उम्मा है, जो मुस्लिम अरब कंट्रीज के साथ। सो पाकिस्तान की एक जो इम्पोर्टेंस, अहमियत थी, अब दुनिया मानती है। फिर ऊपर से ये भी है, देखें कि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब हम आते हैं पीस कीपिंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान चंद साल पहले तक वन ऑफ दी लीडिंग, जो नंबर 1 कंट्री था इस वजह से जो हमारी पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे अक्रॉस दी ग्लोब। तो अभी भी हमारी प्रेजेंस है। सो पीस कीपिंग का बड़ा एक्सपीरियंस भी हमारा है। सो देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी जो होगा, वो कलेक्टिव डिसीजन होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन लेगी, पार्लियामेंट इसमें आपका इन्वॉल्व होगा, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान देखा जाएगा, एट द सेम टाइम जो एस्पिरेशन है फलस्तीनी अवाम का वो मद्देनजर रखा जाएगा।
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب. شوکت پراچا صاحب سے بھی ان کی رائے جاننا چاہوں گی. پراچا صاحب، آپ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ اس میں پاکستان کو دعوت ملنا اور اب پاکستان کی جانب سے اس دعوت کو قبول کر لینا. بہت شکریہ. دیکھیے، اٹ مینز کہ پاکستان از انگیجڈ ود دا ورلڈ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے. پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل لیول پہ، ریجنل لیول پہ فار پیس، اس کو سمجھا گیا ہے. اور پہلا کام جو ہے، پہلی چیز جو ہے، جو پہلا فیکٹر ہے، وہ غزہ پیس پلان ہے. یہ اس کی آف شوٹس ہیں جس میں پیس بورڈ بن گیا یا یہ کونسل بنی ہے جس میں فلسطینی لوگ ہیں. تو سب سے پہلا جو غزہ پیس پلان ہے، ان 8 مسلم ممالک نے سپٹمبر میں صدر ٹرمپ سے جب ملاقات کی، ان 8 مسلم ممالک میں پاکستان شامل تھا. سعودی عرب، ترکی، مصر، انڈونیشیا، UAE، قطر اور پاکستان. جی. تو اس سے یہ آئیڈیا نکلا جو پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے پرپوزل دی، کیونکہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف اس میٹنگ میں موجود تھے جب مسلم ممالک صدر ٹرمپ سے کہہ رہے تھے کہ غزہ میں قتل عام بند کرایا جائے. جی. اس اسٹیو وٹکاف نے پھر 8 مسلم ممالک کے نمائندوں سے کہا، جس میں کچھ ہیڈز آف گورنمنٹ تھے اور کچھ جو ہے وہ فارن منسٹر لیول کے بھی تھے، کہ آپ کوئی پلان لے کے آئیں. یہ باقاعدہ پلان بنا. بعد میں جب 20 نکاتی پلان آیا، غزہ پیس پلان، وہ اس طرح تو نہیں تھا جو مسلم ملکوں نے دیا تھا، لیکن پھر بھی جو انیشیٹو تھا وہ مسلم ممالک کا تھا اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا. ہوا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو قتل عام ہو رہا تھا فلسطینیوں کا غزہ میں، وہ کم از کم رک گیا. دوسرا اہم اچیومنٹ یہ ہوئی کہ جو ایک تھا کہ جی مغربی کنارے کو بھی اسرائیل انیکس کر لے گا، وہ بھی نہ ہوا. اور آج جو پاکستان کا دفتر خارجہ سے موقف آیا اس بورڈ میں شمولیت کی رضامندی کے اعلان کا، اس میں تھا کہ 1967 سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں ود القدس الشریف کیپٹل آف وائبل اینڈ مربوط جو ایک فلسطینی ریاست بننی ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے. پاکستان کو تسلیم کیا گیا ہے، پاکستان کی سول ملٹری ڈپلومیسی کو ایکنالج کیا گیا، اور جو بھی شیپ بنے اس کی بورڈ آف پیس کی، اس میں پاکستان کو مدعو کیا گیا، اور پاکستان نے آج اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گلوبل افیئر میں اب ہم شامل ہیں پوری طرح سے. ٹھیک ہے واقع صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی ہے اور ڈپلومیٹیکلی جس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دنیا اب پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتی؟ ایک بات اس میں بالکل کلیئر ہے کہ اگر دنیا یہ سمجھے یا امریکہ یہ سمجھے کہ پاکستان کو اس میں بھلا کر انہوں نے پاکستان پر کوئی احسان کیا ہے، تو یہ بات تو ہے بالکل غلط. یہ پاکستان کی اپنی ایسی اسٹریٹجک طرز عمل ہے، اس کا دنیا میں ایسا مقام ہے کہ وہ مسلم دنیا کا واحد اٹامک پاور ہے، اور اس کے علاوہ وہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو ریپرزنٹ بھی کرتا ہے. جہاں بھی مسلمانوں کی بات ہوگی وہاں پاکستان کا نام نمبر 1 پہ آئے گا. یہ ہے کریڈٹ پاکستان کا، اس کے محل وقوع کا، اس کی حکومت کا، اس کی اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے دوسرے تمام اداروں کا، کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. ایویں بلا وجہ دنیا سے نا انویٹیشنز نہیں آیا کرتی، پہلے اگلے کی قوت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اچھا، اب انہوں نے انویٹیشن تو ہمیں بھیج دیا اور نام رکھا ہے جی انہوں نے بورڈ آف پیس. لیکن یہاں میں تھوڑا سا اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے بھی تو پاکستان اور تمام ممالک یہی درخواستیں کرتے رہے ہیں نا کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، اور وہ جنگ بندی اس وقت ہوئی جب غزہ تباہ و برباد ہو گیا، جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے، جب بچے جو ہیں وہ ماؤں سے الگ ہو گئے اور وہ مٹی میں جا گرے. اب اس وقت یہ بورڈ آف پیس تو آپ نے بنا دیا، پہلے یہ بتایا جائے کہ وہ جو کمپنسیشن ہے وہ کون کرے گا؟ نیتن یاہو کو کون سا جرمانہ کرے گا بورڈ آف پیس؟ کون سا وہ ادارہ ہے جو اسرائیل کی بدماشی پہ بات کرے گا کہ آپ نے کس طرح غزہ کو تباہ و برباد کیا ہے؟ بورڈ آف پیس ٹھیک ہے بن گیا، امن چاہیے، دنیا میں امن چاہیے، لوگ بھی آئے، UAE بھی آ رہا ہے، بحرین بھی آ رہا ہے، لیکن ان سب کو
پہلا سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں. اس وقت امریکہ نے کیوں ان کو انسٹیکیٹ، ان کو کیوں اس وقت اتنا ان کی مدد کی کہ انہوں نے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا؟ کیا پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور پوری دنیا اس کے خلاف تھی کہ آپ نے کس طرح بچوں کو، ڈاکٹروں کو، صحافیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کس طرح وہاں پہ قتل عام کیا اور کس طرح انہوں نے شہادتیں کی ہیں. اب آ کے بورڈ آف پیس بنا کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بڑے امن کے پروانے ہیں اور ہم تو دنیا میں امن چاہتے ہیں. دوسری جانب ساتھ ہی تو وہ ایران کے ساتھ جو تباہی کرتے ہیں. چلیں ایران کے معاملے پہ ہم آگے گفتگو کریں گے. یہی سوال جو آپ نے ایک ریز کیا ہے بریگیڈیئر صاحب، میں بورڈ آف پیس کی اہمیت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ سر کچھ ریومرز ایسی بھی ہیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے مستقبل میں اقوام متحدہ کو اوور شیڈو کرے گا. آلدو ٹرمپ نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن اس بورڈ آف پیس کی مستقبل میں کیا اہمیت ہونے جا رہی ہے اور ان ممالک کی کیا امپورٹنس ہوگی جو اس میں شامل ہوں گے، جو اس کے ممبر ہوں گے؟ سر جی ہاں، دیکھیں اول تو یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں جو چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے. اور میں تو اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا کہ جو اٹراسٹیز تھی، جو قتل عام تھا، ابھی آج کل وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، سردیاں ہیں، بارشیں ہیں، کچھ بھی حالات خراب ہیں. اگر یہ چیزیں امپیکٹ ہوں گی، آن گراؤنڈ آ کے آپ ایگزیکٹو باڈی بیٹھتی ہے، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بیٹھتی ہے، اسٹیبلائزیشن فورس آتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو بہتری کے امکانات ہوں گے. رہا اب کنسپریسی تھیوریز تو بہت ساری آ رہی ہیں. ہم نے پاسٹ میں وی ہیو سین دی ورتھ آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو بھی ہم نے دیکھا جب یونانیمسلی ڈیسیجنز دیے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کے آپ نے دیکھیں کہ ویٹو کرتے رہے ہیں اور ایک وقت پہ کنسنسس کے ساتھ بھی ریزولوشن پاس ہوئے، اسرائیلی نے نہیں مانا. تو وہ اگر حالت دیکھا جائے تو وہ بدتر ہے، انفارچونیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سٹل یہ ہے کہ ایک بورڈ آف پیس بنا ہے اور اس میں اگر یہ انفلوئنس کرتے ہیں، اگر دنیا میں کہیں بھی جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو حل کرانے میں کردار ادا کریں تو میرے خیال میں تو بہت اچھا موقع ہے. اور پھر اوپر سے دیکھیں کہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں جموں اینڈ کشمیر بھی اس فورم کے تھرو بات چیت ہو سکتی ہے. سو انفلوئنس اس پہ ہو سکتا ہے. سو میرا خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے ہے. باقی جو کانسپریسی تھیوریز دیکھیں، اسے پرماننٹ سیٹ اپ لائف ٹائم تو کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس طرح کانسپریسی تھیوریز بہت ساری آ رہی ہیں کہ لائف ٹائم وہ چیئرمین ہوں گے یا اس کو ہیڈ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے اور اس کے بعد ایسا واقعات ہوں گے. سو میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. لیکن فار دی ٹائم بینگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی سٹیپ لیے گئے ہیں، اگر دیکھیں کہ اسرائیلیز تو آپ کو یاد ہو کہ اسرائیلیز تو اس کو ڈس ایگری کر رہے تھے کہ ہم سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریویل کیا اور اس کو آن گراؤنڈ اس کو کروا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پیپل آف پیلسٹائن ہے، جو ان کے اٹراسٹی جو سفرنگ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے ہم وی کین تھنک پازیٹیولی کہ اس کے بارے میں. چلیں صحیح ہے. پراچا صاحب، آپ کس طرح سے مینیفیسٹ کرتے ہیں یہ جو بورڈ آف پیس قائم ہوا ہے، اس کی سگنیفیکنس مستقبل میں کیا ہونی جا رہی ہے؟ کیا اقوام متحدہ کو اوور شیڈو یہ کرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے وہ ایک عجیب سی ہے. وہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، وہ اولڈ بلاکس ٹوٹ رہے ہیں. مثلاً آئی کوڈ نیور امیجن کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ یورپین یونین پہ پابندیاں لگائیں گے یا ٹیرف لگائیں گے یا ان کو تھریٹ کریں گے، یا امریکہ کے مقابلے میں یورپین ممالک جس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، یہ والے نامینل سی فوجی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن گرین لینڈ میں بھیجیں گے. جی تو اس لیے چونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بھارت نے بڑا بنایا ہوا تھا اپنے آپ کو. کل بھی ٹرمپ نے کیا کہا، یورپین یونین اپنے آپ کو بہت بڑی اکنامک پاور سمجھتا تھا. کدھر گیا یورپین یونین؟ اس تناظر میں جو اس وقت کانٹیکسٹ ہے بڑا انسرٹن ہے اور چینجنگ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس وقت بالکل ہی آئسولیٹڈ ہے، نیگلیکٹڈ ہے، یا پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ بڑا فیکٹر بنا گزشتہ سال مئی والی جنگ میں، جس طرح سے فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر سید نے لیڈ کیا پاکستان کی افواج کو. تو دنیا میں نیوکلیر پاور کنٹری لائک پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا یا کہہ لیں کہ ری اسرٹ کیا پچھلے مئی میں. اس وجہ سے ایک
सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिप्लेसमेंट होगी नहीं होगी वो तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर जो है वो टूट रहा है, लेकिन ये जो इसकी परमानेंस के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। 2 साल अभी रह गए सदर ट्रंप के, 2 साल के बाद वो दूसरी तीसरी टर्म तो लड़ नहीं सकते। तो जो अमेरिका में चेंज आएगी, हाँ ये है कि जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि सदर ट्रंप हो सकते हैं अपने आप को थर्ड टर्म के लिए भी कहीं फिट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में कम अज कम उनके आइन में नहीं है कि कोई बंदा तीसरी बार भी सदर बन सकता है। लिहाजा इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रोजाना अहम है, हर दिन अहम है सदर ट्रंप के होते हुए। और दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके तनाजुर में तो बहुत ही अहम है, हर दिन इम्पोर्टेंट है, मुस्तकबिल तो बहुत दूर की बात है। वाक़ई साहब, आप किस तरह से रीड करती हैं ये बोर्ड ऑफ पीस का जो क़याम है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? दुनिया के हालात, मशरिक़ वस्ता के हालात, उसमें इस बोर्ड का बनना और फिर इसमें ममालिक को 60 ममालिक को तकरीबन दावतनामा मिला है, उनमें से कुछ एक्सेप्ट कर भी लिया है, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस क्या आप देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस? देखिए, अमन अमान कायम रखने के लिए और इस तरह की सूरत हाल के लिए इस तरह का बोर्ड ऑफ पीस बनाना और इसमें लोगों को शमूलियत की दावत देना एक बहुत ही पॉजिटिव अमल है। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया ने इसको पॉजिटिव लिया और पाकिस्तान की इसमें शमूलियत और दूसरे भी मुस्लिम ममालिक को जिस तरह उन्होंने इसमें शमूलियत की दावत दी है, इससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि पूरी दुनिया को, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरलैप किया जा रहा है। देखिए, वो तो जाहिर है बड़े ममालिक की अपनी मर्जी होती है, लेकिन इसको हर मुल्क अप्रिशिएट कर रहा है। गज़ा के लिए और पूरी दुनिया के लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है कि बहुत जल्द ये ममालिक बैठकर इस बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से अगर गज़ा की दोबारा जिसे कहते हैं ना बहाली के लिए, वहाँ अमन कायम रखने के लिए कोई सूरत हाल, कोई ख़ास एक स्ट्रेटजी तय करते हैं, तो यकीनी तौर पर इसके बहुत अच्छे नतीजे। अच्छा वाक़ई साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसके बाद जो हमारी पाक फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया भारत को, उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो यकसर तब्दील हो गया। दुनिया अब हमें किसी और आईने से देख रही है। तो आप समझते हैं कि इसमें जो तारीफ होती है वो हमारी पाक फ़ौज को सारा क्रेडिट जाता है, हमारे सिपा सालार को, फील्ड मार्शल को ये सारा क्रेडिट जाता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो माजी में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ और जिस तरह भारत ने बग़ैर पाकिस्तान को बताए कोई इन्फॉर्म किए, या एक होता है ना जंग के कोई कवानीन, कोई असूल होते हैं, उसने अचानक एक बुज़दिल दुश्मन की तरह हमला किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, आप ज़रा गौर करें, पहले उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया कि सारी दुनिया देख रही थी और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि आखिर पाकिस्तानी अफवाज इसका जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो सारी दुनिया ने देख लिया। और इसके बाद तो पाकिस्तान का जो एक रेटिंग थी ना पूरी दुनिया में, वो कई दर्जे ऊपर गई और उस रेटिंग की वजह से पाकिस्तान पहले भी मजबूत जरूर था, लेकिन इस रेटिंग की वजह से पाकिस्तान कई गुना सारी दुनिया के सामने एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को का लोहा माना कि वाकई ये कोई एक मजबूत मुल्क है। यही वजह है कि इस तरह की कोई भी कॉन्फ्रेंस हो तो बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान को दावत देती हैं। उसकी मैं मिसाल बार बार देता हूं कि ट्रंप कब किसी को व्हाइट हाउस में बुला के खाने खिलाते रहे हैं, आज तक आप माजी देखें ना कि क्या करते रहे हैं। वो तो बुलाना भी पसंद नहीं करते थे पहले, मैं माजी की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि पाकिस्तान हमेशा निकला रहा है, लेकिन कम से कम इन वाकयात ने पाकिस्तान को जिस तरह बूम दिया है, जिस तरह दुनिया के अंदर एक नया मुकाम दिया है, इसमें हमारी मुसल्लह अफवाज, खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को जो क्रेडिट जाता है, मेरा ख्याल है ये आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी कि किस तरह मुल्कों को ऊपर ले जाया जाता है। और यही बात है कि आप देखें कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, तो ट्रंप को इस बात का अंदाजा था कि पाकिस्तान कितना अहम है और इनको बुलाना कितना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही वाक़ई साहब, एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, दूसरी तरफ हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, ये बिल्कुल हकीकत है कि जो ट्रंप की अनसर्टन पर्सनालिटी है, क्योंकि ईरान को तबाह बर्बाद करने की वो धमकियां भी दे रहे हैं। फिर हम ग्रीनलैंड के मामले पे भी ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस वक्त हमारा प्रोग्राम हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप आलमी इक़्तिसादी फोरम से ख़िताब कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वेनेज़ुएला में अमेरिका ने बड़ी खूब फ़ौजी कार्रवाई की है, लेकिन ग्रीनलैंड में वो कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं कि उनकी जो एटमी तनसीबात थी उनको हमने निशाना बनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने पाक इंडिया जो वॉर रुकवाने का क्रेडिट है एक बार फिर उसका जिक्र किया है। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ पीस की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ जो उनका मामला चल रहा है, वेनेज़ुएला में जो ट्रंप ने कार्रवाई की है, और अब ग्रीनलैंड का जो मामला है, सर इसको आप किस नज़र से, किस एंगल से देखते हैं? ग्रीनलैंड पे तो देखें, उन्होंने एक जो रीजंस दे रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी जो अमेरिका के लिए, उन्होंने कहा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, वो ये भी समझते हैं कि वहां पे जो इन्फ्लुएंस है रशिया का और चाइना का, और वो कहता है एग्रेसिव इन्फ्लुएंस है वहां पे, और उनके प्रेजेंस है, नेवल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और उसको वो कहता है मैं काउंटर करना चाहता हूँ। फिर ऊपर से ये भी है कि जिस तरह आज ये तकरीर में आज ये कोट कर रहे थे कि हमने इसको जीतने के बाद हमने डेनमार्क को हैंड ओवर किया था। 1951 में एक एग्रीमेंट हुआ था डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, जिसमें डेनमार्क ने इनको इजाजत दी थी कि आप प्रॉब्ली इट वाज अराउंड 18 बेसिस यहाँ पे बना सकते हैं। और तो मेरा ख्याल में उसमें एक तो बेस इनका ऑलरेडी वहां पे इन प्लेस है। एक तो वो है जो इन्फ्लुएंस का, फिर ऊपर से इनका ये भी मानना है ना कि वो गोल्डन डोम जो मैं बनाऊंगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इनके मिसाइल्स वगैरह लगेंगे फॉर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और फिर माइंस एंड मिनरल्स की बात है, ऑयल एंड गैस की यहाँ पे बात है, रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज्यादा है, तो वो वाले इसमें सारे फैक्टर्स हैं कि इसमें है। फिर ऊपर से ये भी है, देखें कि दिस इज द डबल ऑफ द साइज ऑफ अलास्का। 1863 में अमेरिका ने अलास्का खरीदा था रशिया से, और 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से खरीदा था, और वो प्रॉब्ली इट वाज 6 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया है। दिस इज 8 लाख प्लस स्क्वायर माइल्स का एरिया, दिस इज ह्यूज। लेकिन मेजॉरिटी जो आपको है कि इट इज आइस का, इट इज आइस मास जो वहां पे सब कुछ वो है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। अब रही बात, देखें टोटल पॉपुलेशन 56,000 है, और एक समझ ले कि एक खुद मुख्तार है, इसका जो डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह है, वो डेनमार्क देखता है जी। तो वो एक क्लेम किया कि भाई हमने किया तो हमें आप वापस इजीली कर दें। अमेरिका के लिए इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक ओवर दिस लैंड, इसमें तो फोर्स की जरूरत ही नहीं है। वो कोई 100-500 बंदे उतार देंगे, इसके बाद वो टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे होने जब आप वेनेजुएला जाके प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एज ए सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे हमने देखा कुछ यूरोपियन ममालिक ने अपने ट्रूप्स यहाँ पे भेजे एज ए सिंबॉलिकली, मेरे ख्याल में वो 200 से भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक जेस्चर उन्होंने शो किया कि दे हैव कंसर्न। जिस तरह वो आज बात कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन या नेटो के लिए कि हमारी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेटो के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, आप लोगों के इसमें तो कोई नहीं है, दैट्स व्हाई वो डिफेंस बजट भी उनका आप इंक्रीज करें। वो बहुत सारे फैक्टर्स है। इट इज द इंटरेस्ट है, एक हिस्टोरिक बेस करके एक क्लेम है इनका है। तो मुझे अल्टीमेटली लगता है कि अव्वल तो उन्होंने ये कहा ना कि हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद इसको हम लेंगे जी। नहीं होगा तो जिस तरह मैंने कहा 500 बंदे उतारेंगे, दे विल टेक ओवर। सही पर अच्छा साहब, अब ईरानी हुकूमत को जो ट्रंप की जानिब से धमकियां मिल रही हैं, हमें लग रहा था कि कुछ पॉज आया है और मामला कुछ बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बार दोबारा से ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। ईरान ने भी जवाब दिया है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई की जान को ख़तरा है, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो जहाद का फतवा जो है वो उलमा दे देंगे। तो ये क्या होने जा रहा है? क्या दोबारा से ये तमाम तर सूरत हाल बिगड़ने वाली है? मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो तो कोलैप्स हो गया, जैसे वेनेजुएला में चले गए या ग्रीनलैंड वाली बात है। ईरान इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, क्योंकि अभी जितने पिछले 2 हफ्ते में जब अपराइजिंग थी, धमकियां दी गई, लेकिन लेस ऑफ ट्रूप्स लैंडिंग कि अमेरिका ने हमला नहीं किया, क्योंकि पिछली बार जब जून था जब इनकी जंग हुई तो जो नुकसान इजराइल को ईरान ने पहुंचाया था वो अभी ताजा जख्म है। तो जो एक डिटरेंस का एलिमेंट है कहीं ना कहीं वो सदर ट्रंप के ज़हन में भी है, और उससे ज्यादा इजराइल की जो लॉबी है विद इन यूनाइटेड स्टेट्स उनके ज़हन में भी है। अब
माइट इज राइट का असूल है, सीधी सी बात है कि जो अब सदर ट्रंप वेनेजुएला में जो उन्होंने किया उसमें तो कोई किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती कि हमारे पास ताकत है। इसी तरह उन्होंने लेट 1980s में उस वक्त के पनामा के सदर को, आई रिमेम्बर, मैनुअल नोरिएगा को उठाया था, टैंक उतारे थे, ले गए थे, अभी तो उन्होंने जहाज भेजे, जहाज आए उठा के ले गए। पूरा वेनेजुएला एक तरफ है, शोर मचा रहा है, लेकिन उसका ट्रायल चल रहा है न्यूयॉर्क में। और आज वो कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त हमने शानदार अमेरिकी कार्रवाई हुई है वेनेजुएला में। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर एक मुल्क को आप उसकी सॉवरेंटी को पामाल करते हैं, आप उसकी खुद मुख्तारी की वायलेशन करते हैं, और यूएन चार्टर जो बनाया भी, मसलन यही रूजवेल्ट थे और स्टालिन थे, याल्टा कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उन्होंने खुद ही तो ये रूल बेस्ड बनाई थी कि सलामती काउंसिल होगी, जनरल असेंबली होगी। पहले सलामती काउंसिल है या जनरल असेंबली है, वो फलस्तीनियों के कत्लेआम पे कुछ नहीं कर सके। अमेरिका में पाकिस्तान से ज्यादा बड़े मुजाहरे हुए, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स निकल आए, उल्टा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन हो गया। लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में कितने बड़े बड़े हमने मुजाहरे देखे। वो यूएन की जो स्पिरिट थी वो तो खत्म हो गई, वो वेनेजुएला में आकर उन्होंने दफन कर दिया। ईरान इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, यानी खुद सदर ट्रंप भी रात को कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी ईरान पे आएगी। और जब इनको इलेक्शन कैंपेन में इन पर फायर हुआ था, कान के करीब से थोड़ी टच करती हुई गोली चली गई थी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं उन्होंने ईरानियन का नाम लिया था। लिहाजा जो एक खतरा है, थ्रेट इज देयर, बट ईरानियन की जो पावर टू डिटर है वो अपनी जगह पे एक डिटरेंस के तौर पर मौजूद है। लेकिन अगेन जो तबीयत है सदर ट्रंप की वो इतनी अनसर्टन है, उनकी पॉलिसी का पता नहीं चलता। यानी जब पिछले टर्म में पिछली टर्म में एक सुबह वो उठे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट दे दिया था, ना स्टेट डिपार्टमेंट को मालूम था, ना पेंटागन को मालूम था। अभी भी देख लें कि जब ये कैंपेन चला रहे थे पाकिस्तान में कुछ और सोचा जा रहा था उनकी पॉलिसी के बारे में, लेकिन वो आए 20 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर किया। ज्वाइंट सेशन से सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ कर दी और आज भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की विक्ट्री बता रहे हैं। जब कहते हैं ना 8 जहाज गिरे थे तो वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी वो शख्सियत कुछ ऐसी होती हैं जिनकी दोस्ती से भी डर लगता है, उनकी दुश्मनी से भी डर लगता है। वागा साहब, अग्री करेंगे आप? और बड़ी खूबसूरत दोनों मेहमानों ने बात की कि ईरान को वेनेजुएला या फिर ग्रीनलैंड समझना अमेरिका की भूल होगी, और ये भूल वो करेगा नहीं, और वो उसे पता भी है कि ईरान इतना आसान टारगेट नहीं है। अमेरिका ख़ास तौर पर ट्रंप जो है वो इंतहाई अनप्रेडिक्टेड इंसान है। उनका कुछ पता नहीं किस वक्त वो क्या कर लेते हैं। वो अपने आप को जंगल का बादशाह समझते हैं। एक जानिब वो बोर्ड ऑफ पीस बनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो ईरान को धमकियां देते जा रहे हैं। अब दुनिया इसका क्या मतलब समझे? सब लोगों को ये जहन में बात रखनी चाहिए कि दुनिया के अंदर और भी बड़ी मजबूत कुव्वतें हैं, फिर इस तरह पूरी दुनिया का जो अमन है वो तबाह हो जाएगा। इधर चाइना भी है, रशिया भी है, दूसरे भी कई मुबालक हैं। वो देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, उसने वेनेजुएला में क्या किया। अब ईरान को अगर धमकियां देगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये बात बिल्कुल सही कही है पराचा साहब ने और वीरियर साहब ने कि ईरान इतना आसान नहीं है, वो नवाला तर नहीं है कि वो ये समझे कि बहुत आसानी से मैं ईरान को फतह कर लूँगा या उनको नुकसान पहुँचाऊँगा। ईरान वो जवाब देगा कि अमेरिका सारी जिंदगी याद रखेगा, जिस तरह उन्होंने इसराइल को जवाब दिया ना, और आज तक वो नहीं भूले। यही वजह है कि आप देखें कि अमेरिका 100 बार सोच रहा है कि मैं कुछ करूं या ना करूं। एक कमजोर दुश्मन की तरह दूर बैठ के एक बिल के अंदर वो बार बार धमकियां देता जा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं तबाह कर दूंगा और फलां, मतलब इस तरह का वो अपने बयानात जो है वो दाग रहा है ईरान के खिलाफ, लेकिन उसकी करने की जरूरत नहीं है। देखिए दुनिया में इस तरह अमन कायम नहीं होता कि आप एक दफा तो कार्रवाइयां शुरू कर दें और उसके बाद उसके ऊपर मरहम रखना शुरू कर दें। वो जो आपने जिन लोगों को घायल किया है, जिन मुल्कों को आपने तबाह किया है, जो आपने जख्म लगाए हैं, भाई फिर उनका भी तो कोई तरीकाकार होना चाहिए ना कि ये आप क्यों करते हैं। जब वो कर लेते हैं तो बाद में आप उनके साथ जो है गले मिलना शुरू कर देते हैं। दुनिया में इस तरह अमन नहीं होता कि आप एक दफा हमला कर लें, बाद में उसके ऊपर बोर्ड बना दें। ये कोई मेरा ख्याल है, मैं पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि ये कोई दुनिया में अमन कायम
करने का तरीका नहीं है कि जो मुल्क आपको ज़रा भी खटकता हो, जो आपके अहकामात की तामील ना कर रहा हो, भाई सारे मुल्कों की अपनी सॉवरेनिटी है, सारे ममालिक अपनी जगह अपनी अथॉरिटी रखते हैं। अगर ये वाला कानून और फार्मूला हम तोड़ देंगे फिर तो दुनिया में अमन खत्म हो जाएगा। फिर चंद बड़े उनका पहला उसूल यही है कि आप तमाम ममालिक का एहतराम करें, सॉवरेनिटी का एहतराम करें। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम करेंगे सानिहा गुल प्लाजा कराची की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, सानिहा गुल प्लाजा कराची की बात करते हैं। अफसोसनाक सानिहा, ऐसा सानिहा जिसकी वजह से पूरी कौम सोगवार है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, 5वां रोज़ है और अभी भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी है और बहुत से लोग अभी भी मिसिंग हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब तक तमाम लोग नहीं मिल जाते, वो लोग जो लापता हैं, तब तक बिल्डिंग को नहीं गिराया जाता। लेकिन बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है, लेकिन बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी आमने सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। पराचा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, ये पहला वाक़या नहीं है जो कराची में हुआ है, लेकिन इस बार जो हुआ है, आप उम्मीद करते हैं कि इससे हुकूमत सिंध जागेगी और आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी कि इस तरह के वाक़यात ना हो सकें? देखिए, बड़ा सानिया, बड़ा अंदोनाक वाक़या, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिछले सैटरडे से, वो ट्रेजेडी देखें कितने दिन हो गए आज तक बरकरार है। दिल हिल जाता है जब जो लोग लापता हैं उनके लवाहिकीन की जब बातें सुनते हैं। यानी डेड बॉडीज जिनको मिल गई उनको इतनी तो हो गई कि हाँ ये लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन जिनको अभी तक इंतजार है उनकी आप ज़हनी हालत या उनके जज्बात को जरा जस्ट इमेजिन करें हम सब लोग। दूसरी बात जो है कि ये आखिरी होगा, जिस तरह से शहर फैला है, जिस तरह से फिर उसने ग्रो किया है, और जो हमारे मुल्क में गवर्नेंस के मसाइल हैं, मसलन बल्दिया टाउन वाली फैक्ट्री में जब जिंदा लोग जले थे 300 के करीब, उस वक्त के बाद जरूर कुछ हो जाना चाहिए था। फिर मसलसल आग के वाकयात लगते रहे। पिछले साल ये तो 3 दिन 4 दिन हो गए, पिछले साल और भी बिल्डिंग में आग लगी। तो यकीनी तौर पर जरूरत इस चीज की है कि इसको रिव्यू किया जाए हर चीज को। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मसलन मुझे एक बार लियारी जाने का इत्तेफाक हुआ, जो बिल्डिंग्स की हालत है और जिस तरह से मशरूम ग्रोथ है उनकी, सांस लेने की जगह नहीं है। लेकिन कैसे कल इसी पे गुल प्लाजा के हवाले से एक साइड बन रही है रोड की, दूसरी साइड रश हो जाता है, इतनी आबादी है, बहुत मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं। ये बात दुरुस्त है कि होना तो यही चाहिए कि ये आखिरी हो, इसके बाद कोई ट्रेजेडी ना हो, लेकिन पूरा पाकिस्तान कराची में है। फिर उस हिसाब से रोड्स चाहिए, उस हिसाब से रिहाइश चाहिए, उस हिसाब से वर्क प्लेस चाहिए, और जो पुराना स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस रिपेयर चाहिए। मसलन फायर सेफ्टी के हवाले से 2 साल पहले बताया गया कि जी इसका सर्वे किया गया था, वो फाइल पड़ी रही सीएम साहब के ऑफिस में। अब पता चला कि वो सीएम के सामने पुट्टी नहीं की गई, मेयर साहब ने तो पिछले साल। तो इसलिए ये जो लूप होल्स हैं, या इनका कम से कम फिल होना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर रेवोल्यूशनराइज किया जाए, जितनी बिल्डिंग हैं अगर वो रहने के काबिल नहीं है तो उनको खाली करा के दोबारा बनाया जाए। ये रोज रोज की लाशें उठाना मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ। सही। वाक़ा साहब, क्या जो मुतारीन हैं उनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इस तरह पहले भी जो वाक़यात हुए, जब वाक़यात हो जाते हैं बड़े तमाम, हम देखते हैं कि हुकूमत भी एक्टिव होती है और बड़ी बड़ी बातें, दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती है और इंतज़ार किया जाता है किसी अगले साने का। माजरत के साथ लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो क्या अब आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा, और करने के काम क्या हैं जो अब करने चाहिए? देखिए, इंसाफ कैसे मिलेगा, वो इंसाफ किस सूरत में चाहते हैं, असल सवाल तो ये है। बात ये है कि जो दुनिया से चले गए उसका तो चलें कोई हल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए तो सिक्योर हो जाए ना। उनको इंसाफ इस तरह मिलना चाहिए कि वो लोग जो इस हादसे वाक़े के जिम्मेदार हैं, अब कौन जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं जी वहाँ इंक्वायरी कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ ये पता चले आग कैसे लगी। भाई, किसी को किसी ने कुछ नहीं कहना, सब लोगों को पता है इसके जिम्मेदार कौन थे। कराची की जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको पहले बुला लें,
उसके सीईओ को, उसको हेड को कटहरे में खड़ा करें, उनसे ये पूछें कि लास्ट टाइम आपने इसकी इंस्पेक्शन कब की थी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिजली की तारों को किसने चेक किया था, इसका सिक्योरिटी के हालात क्या थे, इसके एग्जिट के कितने दरवाजे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया वाक़या साहब, ना सिर्फ कराची में बल्कि पंजाब में भी और दीगर सूबों में भी जितने मॉल्स हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे ये इंस्पेक्शन होनी चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि आप सिर्फ सिंध की बात मत करें, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सारे सूबों की बात करें। खुदा का वास्ता आपकी बड़ी बड़ी जितनी बिल्डिंग्स हैं वो नक्शों के बिल्कुल उलट बनी हुई हैं, उनमें एग्जिट के कोई दरवाजे नहीं हैं, उनके अंदर इतनी कंजस्टेड दुकानें और गैर कानूनी जो तामीरात प्लाजों के अंदर हैं। यानी एक बेसमेंट है जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है नक्शे में कि ये पार्किंग है, कुछ ही अरसे बाद पार्किंग छत पे चली जाती है और वहां पे जैसे गुल प्लाजा में हुआ, जैसे गुल प्लाजा में हुआ। अच्छा, अब ऊपर लोग मजबूरन जाके पार्किंग तो कर लेंगे, लेकिन कस्टमर टॉप फ्लोर पे नहीं जाएगा, तो उन्होंने क्या कहा, ये जो बेसमेंट में हम दुकानें बना देते हैं। आप अगर गुल प्लाजा में आग लगने से पहले की फुटेज देख लें कि वो कितना कंजस्टेड था, वहां लोगों का गुजरना कितना मुश्किल था। सर सीलिंग बिल्कुल सर पे, वो जो वीडियोस देख रहे हैं, वो था ही बेसमेंट ना, तो आग लगी इस वजह से। सीलिंग के अंदर दीवारें थी, किस तरह औरतें, बच्चे, बूढ़े करा रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बाहर निकलने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये चंद दिन की बात है, आप फिक्र ना करें, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबको लोगों को भूल जाएगा, हुकूमत को भी, मीडिया को भी, दूसरे इदारों को भी, सबको ये वाकया भूल जाएगा। फिर से नए शुरू, फिर अगले किसी वाकये का इंतजार होगा कि फिर इसी तरह इंक्वायरियां होंगी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदार को सिवाय चंद मुअत्तलियों के अलावा कागजों में शो करेंगे, वो घर बैठ के तनख्वाहें लेंगे नहीं। ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि जो इसके जिम्मेदार हो उनके घर बेचे जाएं, उनको सजाएं दी जाएं, उनको जेलों में भेजा जाए। आप ऐसे लॉज बनाएं, और जिनका नुकसान हुआ है उनके कंपनसेट किया जाए। कंपनसेशन वो करे, गवर्नमेंट क्यों करे? जब गवर्नमेंट करती है तो यही हमारा गलत तरीका है। अच्छा पराचा साहब, आप कौन से मेजर्स देखते हैं? एक अवामी राय मैं तो ये समझती हूँ कि और कुछ करें या ना करें, जितने भी ये शॉपिंग मॉल्स हैं, जितनी भी ऐसी इमारतें हैं, यहाँ पे एक तो फायर एग्जिट गेट्स होने चाहिए, इसके साथ साथ कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जो फायर एग्जिट ट्रेनिंग्स होती हैं, जो डमी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि कोई भी इस तरह का मिसहैप होता है तो आपने किस तरह से अपने आप को सेव करना है। आप कैसे देखते हैं सर इसको, क्या मेजर्स होने चाहिए? देखिए ना, मेयर्स जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो ऑलरेडी हैं। मसलन हम देखते थे कि बड़े जो मॉल्स हैं या बड़ी इमारतें, उनके सामने रेत की भरी हुई बाल्टियां होती थी, वो जो आग बुझाना वाला आला एक्सटिंग्विशर है वो पड़े होते थे, अब नहीं नजर आते। मैं आपको इस्लामाबाद की एग्जांपल दूं, आप दोनों ने अच्छी बात की पूरे मुल्क में। इस्लामाबाद में जो ब्लू एरिया है ये बिजी एरिया है, इसमें प्लाजे बने हुए हैं, उन प्लाजों में दोनों साइड से निकलने और आने का रास्ता था। अब ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बैक साइड पे एग्जिट वाला रास्ता है या आने का रास्ता है, वो उन्होंने कवर करके उसको भी किराए पे चढ़ा दिया। वो छोटी सी दुकान बन गई या उनका जो चौकीदार है उसका कमरा बन गया। यानी खुदा ना खास्ता बुलेरिया में कुछ हो जाए तो वो जो एग्जिट के दोनों रास्ते हैं, एक रास्ता कम से कम बंद है और दूसरा रास्ता भी रात को लोग मोस्टली गेट लगा के बंद करके सो जाते हैं। नया ब्लू एरिया बन रहा है टुवर्ड्स F10, उसमें तो खैर बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये जो पुराना ब्लू एरिया है, सेक्रेटेरिएट से लेके डी चौक से लेके, ठीक है, यानी रूल्स और कानून है लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करें। माजरत सर टाइम कम है, वाक़ई साहब इसको आप बिल्कुल कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, जब तक आपने बिल्डिंग्स की, खास तौर पे मैं पहले दिन से इस प्रोग्राम में बार बार कह रहा हूँ, बिजली की तारों की इंस्पेक्शन नहीं करनी। भाई शॉर्ट सर्किट से ही तो आग लगती है। मुझे कोई बताए क्या कोई माचिस जला के थोड़ी आग लगाता है? जब तक आपने बिजली की तारों की इंस्पेक्शन, उनका स्टैंडर्ड, उनका गर्म होना, उनके ऊपर लोड कितना है, सही असल क्या है, नकल क्या है, जब तक ये इंस्पेक्शन नहीं होनी आप भूल जाएं। ठीक है, यानी रूट कॉज जो है वो यही है और इसको पकड़ लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया पराचा साहब और वाग़िद साहब, मौजूद थे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।